अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो। जो टॉपिक हमने कवर कर ली हैं उनमें था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और जिसका फॉर्मूला था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बाद हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे बात की थी और जिसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पे बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड थी, आई करंट था, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर थी और यहाँ पर एंगल साइन था कि किस तरीके से आपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। इसके बाद हमने बात की थी टॉर्क के हवाले से कि अगर कॉइल रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। वो टर्निंग इफेक्ट इक्वल होता है बी आई एन ए कॉस एल्फा के। तो ये था हमने टॉर्क के हवाले से डिस्कस किया था कि टॉर्क इक्वल्स टू बी आई एन ए और यहाँ पर एंगल था कॉस अल्फा का। इसके बाद हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया, चार्ज टू मास रेशियो के बारे में बात की, बीओ साव को डिस्कस किया और फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स पे बात की, एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया जिसमें सोलेनोइड टोरॉइड था, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे डिस्कशन किया, फेराडेज ऑफ ईएमआई और किस तरीके से ईएमएफ को प्रोड्यूस करवाया जाए उस मेथड्स को हमने देखा। इसके अलावा हमने बात की कि लेंस लॉ क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शंस और ट्रांसफार्मर हमारा लास्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, पावर ट्रांसमिशन किस तरह कैलकुलेट की जाती है, इसके पावर लॉसेस क्या होते हैं इसके अंदर ट्रांसफार्मर के, तो और इसके मुतालिक हम न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक से। हमारे टॉपिक का नाम था एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर ट्रांसफार्मर को समझाया जाए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर की हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप एसी वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और एसी वोल्टेज को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज और डिक्रीज द वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफार्मर। और ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज कर दें आप उसे स्टेप अप कह रहे थे और जो वोल्टेज को डिक्रीज कर दें आप उन्हें स्टेप डाउन कह रहे थे। तो हमारे पास दो तरह की कैटेगरी होती है ट्रांसफार्मर की, या तो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना, स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज को डिक्रीज करना। तो वोल्टेज इंक्रीज भी हो सकता है, वोल्टेज डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए हम इन दो तरह के ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। इसके बाद हमने बात की थी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन के हवाले से। तो ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वो थी ई पी डिवाइडेड बाई ई एस इक्वल्स टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन थी। यहाँ पर ई ईएमएफ था जो कि प्राइमरी टर्न्स के पास था, प्राइमरी कॉइल के पास था, ई ईएमएफ और एस सेकेंडरी कॉइल के पास था। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन पे हमने बात की थी। जबकि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर काम करता है फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे काम करता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। हमारे टॉपिक का नाम है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का मेथड क्या होना चाहिए। तो आमतौर पर एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उस डिवाइस में इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आपको इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप पे बात कर लें कि आउटपुट के हिसाब से इनपुट के हिसाब से आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, तो बेसिकली इसी चीज़ को हम यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हुई, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट और इनपुट का रेशो, कि हमें आउटपुट कितना मिल रहा है एज कम्पेयर टू इनपुट। ट्रांसफार्मर जो है 95% एफिशिएंट हो सकते हैं और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि आउटपुट को आपने डिवाइड करना होता है इनपुट से। अब आउटपुट पे कौन सी क्वांटिटी है और इनपुट पे कौन सी क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पर जिस क्वांटिटी का आउटपुट पर ले रहे हैं वो पावर है और जिस क्वांटिटी को इनपुट ले रहे हैं वो भी पावर है। तो पावर क्या है, पावर का मतलब होता है कि द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ये पावर कहलाती है। तो यहाँ पर दो पावर होंगी, इनपुट साइड पे अलग पावर होगी, आउटपुट साइड पे अलग पावर होगी। अगर हम पावर को डिवाइड कर देते हैं आउटपुट पावर को इनपुट पावर से, तो हमें एफिशिएंसी का पता लग सकता है। किस चीज़ की एफिशिएंसी पता लग सकती है, हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का अंदाज़ा हो सकता है।
अब इसके बाद बात करते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है जिसकी एफिशिएंसी जो है 100% होती है। इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एफिशिएंसी 95% थी, 100% नहीं आ रही थी। इसका मतलब 5% एफिशिएंसी क्यों नहीं है, इनएफिशिएंट क्यों है ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब देयर विल बी सम लॉसेस, इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं होता। इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है। आइडियल अगर प्रैक्टिकल मशीन्स की बात की जाए तो प्रैक्टिकल मशीन्स के लिए इनपुट की वैल्यू आउटपुट की वैल्यू से जो है हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बात की जाए आइडियल मशीन्स के हवाले से, तो आइडियल मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट बराबर हो, या जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होती है। अगर ऐसा हो तो इस सूरत में हम ये कहते हैं कि वहाँ पर पावर लॉसेस नहीं हो रहा है। अगर पावर लॉसेस या एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि वी हैव अ ट्रांसफार्मर दैट इज 100% एफिशिएंट। तो हमने उसी बात को यहाँ लिख दिया कि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल ट्रांसफार्मर। जबकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि पावर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है। दो चीज़ें कौन, वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है हम उसे पावर का नाम देते हैं। तो पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ वोल्टेज बेसिकली हम टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं ईएमएफ की। तो वोल्टेज के लिए हम यहाँ पर टर्म यूज़ कर रहे हैं ईएमएफ की, और आई यहाँ पर करंट है। तो यहाँ पर आउटपुट और इनपुट, आउटपुट किस साइड पर, इनपुट किस साइड पर, तो अगर ये कोर है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पर हम जो है कॉइल वायर लपेटते हैं, और एक वायर हम यहाँ पर लपेटते हैं, कॉइल बन जाता है ये। तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसे कहते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। हम प्राइमरी कॉइल पर जो है अप्लाई कर देते हैं एसी, और यानी ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, और एसी अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, जो किसी बल्ब की सूरत में आप इसको हासिल कर सकते हैं, या किसी फ़ैन की सूरत में हासिल कर सकते हैं उस आउटपुट को। तो प्राइमरी साइड पर इनपुट दिया जाता है और सेकेंडरी साइड से आउटपुट लिया जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि पावर आउटपुट जब कैलकुलेट की जाती है, तो पावर आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी साइड की बात करते हैं, और पावर इनपुट के लिए हम प्राइमरी साइड की बात करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, पावर का फॉर्मूला हुआ E × I। तो देखें पावर के फॉर्मूले में दोनों जगह EI लिखा हुआ है। आउटपुट सेकेंडरी साइड पर थी तो ES/IS लिखा, जबकि इनपुट पावर प्राइमरी साइड पर थी तो इसलिए EP/IP लिखा। अब इसके बाद हमने इक्वेशन बनाई जिसमें हमने दोनों की ईएमएफ को कंपेयर किया है, यानी जो EP यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस EP को, सॉरी, इस EP जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उसको ES से डिवाइड करवाया, जबकि IS जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो IP से डिवाइड करवाया। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गई ट्रांसफार्मर के हवाले से, जिसमें हमें ये पता लग रहा है, इस इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि जो EMF सेकेंडरी की है और जो करंट है सेकेंडरी का, वो एक दूसरे के लिहाज से इन्वर्स प्रोपोर्शन में चला गया है। यानी EMF सेकेंडरी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू करंट विच इज़ फ्लोइंग इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज इंक्रीज कर देता है, यानी सेकेंडरी से आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे करंट क्या होगा, कम होगा। यानी ज़्यादा वोल्टेज कम करंट, या कम करंट ज़्यादा वोल्टेज। हम ये बात कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के इस इक्वेशन के अंदर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो बिल्कुल इन्वर्स होता है। ओहम्स लॉ बेसिकली होता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय दिस इक्वेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के मल्टीपल यूजेस हैं। मल्टीपल यूजेस में हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए रिमोट एरियाज़ के अंदर। जो एरियाज़, क्योंकि पावर प्लांट आमतौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो उन पावर प्लांट से अगर हमें दूर दराज एरियाज़ तक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें यूज़ करना होता है ट्रांसफार्मर। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो है पावर लॉसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज पर, तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से होता ये है कि वहाँ पर करंट कम हो जाता है, और जब करंट कम होता है तो पावर के फॉर्मूले के मुताबिक, पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात की जाए तो P = I² होता है। तो इसका मतलब ये हो गया करंट कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगी। तो करंट कम कैसे होगा, तो करंट कम करने के लिए आपको वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेकेंडरी वोल्टेज हाई यूज़ करते हैं ताकि करंट लो हो। करंट लो होने
से क्या होता है, पावर लॉस मिनिमाइज होते हैं, जिससे लॉसेस मिनिमाइज होने का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन एरियाज तक। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के यूजेस के हवाले से। स्टेप डाउन आ रहा है, स्टेप डाउन का मतलब अ ट्रांसफार्मर दैट इज़ यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में बेसिकली आते ज़्यादा वोल्टेज हैं तो हम साथ में एक ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं पावर सप्लाई के अंदर उसके। तो पावर सप्लाई क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। टीवी के अंदर भी यही होता है, इसी तरह बेल हो गई, रेडियो हो गए, इन सब के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू डिक्रीज द वोल्टेज। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉसेस कौन कौन से आते हैं या पावर लॉसेस कौन कौन से आते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है 100% से कम हो जाती है। वाई द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर नेवर बी 100%। तो उसके पीछे वजह क्या होती है, बिकॉज देयर आर मैनी एनर्जी लॉसेस अकरिंग। तो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं हम। तो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ लॉसेस कोर लॉसेस हैं और कुछ को हमने कॉपर लॉसेस कह दिया है। हम एक बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें हम देखा था कि ट्रांसफार्मर एक कोर पे मुश्तमिल होता है, कोर के अलावा उसके ऊपर हम वाइंडिंग लपेटते हैं। तो ये वाइंडिंग्स हो गई हमारे पास। तो वो लॉसेस जिनका ताल्लुक इन वाइंडिंग के साथ होता है हम उन्हें कॉपर लॉसेस कहते हैं। जिनका ताल्लुक जो फ्रेम है जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग को वाउंड किया हुआ है उसके साथ होता है, हम उसे कोर लॉसेस कहते हैं। कोर लॉसेस की भी दो कैटेगरी होती है, एक को एडी करंट लॉसेस कहते हैं और एक को हम हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। तो आइए इन पर डिस्कशन शुरू करते हैं कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोर लॉसेस क्या होते हैं या आयरन लॉसेस क्या होते हैं। तो कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडी करंट लॉस क्या होता है। जब बात की जाती है एडी की तो एडी का मतलब यहाँ पर ये होता है सर्क्यूलेट करना। एडी मीन्स सर्क्यूलेट करना, ऐसा करंट जो सर्कुलर फॉर्म में हो हम उसे एडी करंट कहते हैं। ऐसा करंट जो सर्कुलेट सर्कल की फॉर्म में हो, हम जैसे कि इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को करीब करते हैं तो करीब करने से जो हमारे पास ये कोर है इस कोर के अंदर एडी करंट डेवलप हो जाता है। और एडी करंट की जो डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं कि वो सर्कल की फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे ही मैग्नेट को करीब किया जाता है तो करीब करने से उस आयरन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है सर्कुलर फॉर्म में। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर हम जानते हैं कि वहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स जो होता है बेसिकली जब चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पर उस कोर के अंदर जिस पे हमने वायर्स को वाउंड किया हुआ है उस कोर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है एडी करंट। ये हमारे पास एक आयरन कोर है और हमने यहाँ पर जो है बेसिकली फ्लक्स चेंज करते हैं। तो फ्लक्स चेंज करने से इस कोर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया सर्कुलर फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, हम इस करंट को नाम क्या दे चुके हैं, एडी करंट का नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जो फ्लक्स चेंज कर रहे थे उस फ्लक्स चेंज करने की वजह से होता ये है कि हमारे कोर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होने से ये होता है कि वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट, हमारा कोर हीटअप होना शुरू हो जाता है। अब हीटअप तो हो गया हमारा कोर, हम ये चाहते हैं कि हमारा कोर जो है ज़्यादा हीटअप ना हो। अब उसके लिए हम ये करते हैं कि रिड्यूस करने के लिए एडी लॉसेस को हम अपने पूरे कोर को डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट कोर था, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, मज़ीद हमने इसको मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हम ट्रांसफार्मर के कोर के मुख्तलिफ हिस्से करते हैं और हर पार्ट पे क्या कर देते हैं, लेमिनेशन लगा देते हैं, हर पार्ट पर लेमिनेट कर देते हैं ताकि एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन ना हो। ऐसा हमने क्यों किया, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट डायग्राम थी, फर्स्ट डायग्राम में कोर और सेकंड डायग्राम में कोर में फ़र्क है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो कोर था उसका एरिया ज़्यादा था, सेकंड डायग्राम में कोर को हमने जब मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड किया तो एरिया कम हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के डायमेंशंस के हवाले से हमने पढ़ा। तो अगर एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब
हम एडी करंट को बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम एडी करंट को कम करना चाह रहे हैं। तो एडी करंट को कम कैसे करें? तो एडी करंट को कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एरिया रिड्यूस कर देते हैं। जब एरिया रिड्यूस करेंगे तो एरिया रिड्यूस करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या काम करना होता है, हमने कोर के पार्ट्स बनाने होते हैं ताकि हम, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, इस तरीके से बेसिकली हम उसका एरिया रिड्यूस करते हैं और बीच में हम लेमिनेशन कर देते हैं, इंसुलेटिंग कोई मटेरियल लगाते हैं बीच में, वार्निशिंग वगैरह करने की वजह से एक जो पार्ट है उसका दूसरे पार्ट से ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। तो हर पार्ट के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि पहले जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, अब जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ जाता है। तो ये हमने एडी करंट की मिनिमाइजेशन के हवाले से बात की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि और कोर लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो हमने शुरू में बात की थी दो तरह के कोर लॉसेस होते हैं, एक एडी लॉसेस थे और एक हिस्टैरिसीस लॉसेस थे। अब ये हिस्टैरिसीस लॉसेस होते क्या हैं? हम जानते हैं कि ये कोर लॉसेस हैं, और कोर लॉसेस के अंदर जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस कोर के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। उस एडी करंट के प्रोड्यूस होने से, जैसे कि हमने पढ़ा था बियो-सावर्ट लॉ के अंदर, कि इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। आप कह सकते हैं कि अगर आपको वहीं पर मैग्नेटिज्म चाहिए तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स चाहिए होता है। तो क्योंकि कोर के अंदर एडी लॉसेस आ चुके हैं, यानी एडी करंट बन चुका है, उस एडी करंट से आपका कोर क्या हो जाता है, आपका कोर मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद, क्योंकि फ्लक्स बार बार चेंज होता है, कभी फ्लक्स मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता है, उसके बाद फिर मैक्सिमम नेगेटिव का होता है, यानी फ्लक्स यहाँ पर बार बार डायरेक्शन भी चेंज करता है, कभी मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, कभी मैक्सिमम नेगेटिव होता है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो आयरन का कोर है इसको बार बार ये करना पड़ता है। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, जब फ्लक्स मिनिमम होने चलता है तो ये अपने आप को जो है डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है, यानी जीरो पर आना चाहता है। उसके बाद जब नेगेटिव होता है फिर अगेन मैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज के बाद डीमैग्नेटाइज होता है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता है तो आपका जो कोर है आयरन का, ये मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज, ये बार बार होता है। इस सूरत में जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है फ्रिक्शन की सूरत में, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या हुआ, हिस्टैरिसीस लॉसेस के अंदर कोर के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है। अब इस लॉस को ख़त्म कैसे करें? तो इस लॉस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। हम यहाँ पर एक ऐसा मटीरियल यूज़ करते हैं जो कि सॉफ्ट हो। अगर हम सॉफ्ट की जगह पर हार्ड आयरन यूज़ करते हैं तो हार्ड आयरन जो है इजीली मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज नहीं होता और रीमैग्नेटाइज नहीं होता। सॉफ्ट आयरन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आराम से मैग्नेटाइज होता है और उसके बाद कम एनर्जी से वो डीमैग्नेटाइज होता है, उसके बाद फिर वो रीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। तो बजाय आपको हार्ड आयरन यूज़ करने के, आपको कोर कैसा यूज़ करना चाहिए जो कि सॉफ्ट आयरन का हो, हमें वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और इजीली वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं फ्लक्स लीकेज के हवाले से। हम जानते हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर के अंदर जो एक तरफ से दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं तो इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है? तो हम कहते हैं कि यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये फ्लक्स है जो इस कोर के अंदर बन रहा है। लेकिन ये फ्लक्स क्या सारा का सारा जो बन रहा है वो सेकेंडरी साइड पर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो फ्लक्स यहाँ है, ये जो यहाँ जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स तो हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे, कोर से बाहर निकल रहा है फ्लक्स, ये फ्लक्स तो कोर के बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स लॉस हो रहा है हमारा। तो फ्लक्स लॉस की वजह से भी पावर लॉसेस आ रहे हैं। हम जितनी एनर्जी ट्रांसमिट करना चाह रहे थे सारी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो इस लॉस को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने के लिए अब यहाँ पर कौन सा कोर यूज़ करें? अब आयरन का कोर यूज़ करें। आयरन जो है उसके अंदर फ्लक्स लॉस मिनिमम हो जाता है। इसके बाद कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस की जब बात की जाए तो यहाँ पर हम जो ट्रांसफार्मर के ऊपर वायर्स लपेटते हैं वो वायर कॉपर्स की होती हैं, और कॉपर के पास लेंथ भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर के पास रेजिस्टेंस होती है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो कॉपर वायर जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा होगी और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर
वो वायर जो है बेसिकली उनके अंदर भी हीट प्रोड्यूस होगी, यानी आपकी एनर्जी हीट की सूरत में वेस्ट हो रही है, जिन्हें हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। तो कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका बहुत आसान है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग कर रहे हैं, जो वायर्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आप क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज़्यादा कर दीजिए। कम एरिया होगा तो कम एरिया से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम यहाँ पर एरिया इंक्रीज कर देते हैं, तो एरिया इंक्रीज करते रेजिस्टेंस कम हो जाती है और हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। इन्हें हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुतालिक न्यूमेरिकल्स के हवाले से। हम जो न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.15 है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो आप देख सकते हैं 2400 वोल्ट से हमारे पास और कितने वोल्ट में कन्वर्ट होगा, 1200 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो गए। जबकि आउटपुट पे पावर कितनी मिल रही है, 9 किलोवाट। किलोवाट मतलब के ये 1000 के इक्वल होता है, तो 1 के 1000 है तो 9 के 9000 होगा। जबकि एफिशिएंसी कितनी है, 95% एफिशिएंसी है। और प्राइमरी के बाद टन्स 400 टन्स है हमारे पास। और हमें मालूम करना है हाउ मेनी टन्स एज अ सेकेंडरी कॉइल। हमें सेकेंडरी के बाद कितने टन्स है इसके बारे में बताना है, इनपुट पावर के बताना है क्या है, और इसके अलावा जो है व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द कॉइल। दोनों कॉइल में करंट, यानी करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है। तो डाटा के अंदर ईपी लिखा हमने, ईपी का मतलब प्राइमरी के वोल्टेज है 2400 और 1200 सेकेंडरी के वोल्टेज है, यानी 2400 से 1200 पे कन्वर्ट हो गया वोल्टेज। जबकि आउटपुट पावर कितनी है, तो आउटपुट पावर 9.0 kW है। तो आप 9.0 kW को वॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो आपको 9000 वॉट मिल जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी हमारे पास 95% है। एफिशिएंसी के बाद हमें नंबर ऑफ टन्स प्राइमरी के गिवन थे, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टन्स कितने गिवन थे, तो प्राइमरी के टन्स हमें 400 गिवन थे ये। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी के टन्स 400 लिख दिए। और मालूम करना है सेकेंडरी के टर्न्स कितने होंगे, एन एस एन नंबर ऑफ टर्न्स एस सेकेंडरी के, पी इन पावर इनपुट कितनी होगी, इसके अलावा आई पी करंट प्राइमरी की साइड पर कितना है और करंट सेकेंडरी साइड पे कितनी। डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं। पहले हम मालूम करने जा रहे हैं इनपुट पावर, और इनपुट पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एफिशिएंसी का। ये सिंपल एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। किस चीज़ का आउटपुट, पावर का आउटपुट, पावर का इनपुट। अब इसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। एफिशिएंसी हमें 95% गिवन थी, पावर आउटपुट हमें 9000 वॉट गिवन था। तो हमने पावर इनपुट को 95 की जगह लिख देना है और 95 को पावर इनपुट की जगह लिख देना है। अब दोनों को डिवाइड किया हमने 9095 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें जवाब मिला 9473 वॉट, यानी तकरीबन 9500 वॉट आपको जो है इनपुट साइड पे मिल रही है पावर। आउटपुट पे कितनी है 9000, इनपुट पे 9473। इसका मतलब 473 वॉट जो है लॉस हो चुका है, जिसे हम पावर लॉसेस का नाम देते हैं। अब हम मालूम करें सेकेंडरी के टर्न्स कितने होंगे। तो सेकेंडरी के टर्न्स की इक्वेशन होती है ई एस अपॉन ई पी एन एस अपॉन एन पी। ई एस 1200 था, ई पी 2400 था, एन एस मालूम करना है, एन पी 400 था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो 400 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमने उसको लेफ्ट साइड बैठ के मल्टीप्लाई में लिखा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जवाब मिला 200 टन्स, यानी प्राइमरी सेकेंडरी के बाद कितने टन्स है 200, और प्राइमरी के बाद 400 टन्स थे। ये हमने दो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं कि करंट इन प्राइमरी साइड कितना होगा, करंट इन सेकेंडरी साइड कितना होगा। तो फॉर करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में करंट, तो हम इसके लिए पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इनपुट साइड पे प्राइमरी की बात की जाती है तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, यहाँ वोल्टेज EMF के इक्विवेलेंट है, तो ई पी इक्वल टू आई पी। ई पावर इनपुट 9473 था, ई पी 2400 था, हमें आई पी कैलकुलेट करना है। तो आई पी कैलकुलेट करने के लिए 2400 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने पे हमें जवाब मिला 3.94 एम्पियर। तो प्राइमरी साइड पे कितना करंट आ गया 3.94। जबकि सेकेंडरी साइड का करंट निकालने का सेम फॉर्मूला है, आप इनपुट की जगह आउटपुट लिखेंगे और प्राइमरी की जगह सेकेंडरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने पावर आउटपुट का फॉर्मूला यूज़ किया, ई एस आई एस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पावर आउटपुट 9000 है, इसके अलावा जो है ई एस 1200 है, 1200 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड किया तो हमें जवाब मिला इसका 7.5 एम्पियर का। तो ये हमने करंट सेकेंडरी, ये हमने करंट कैलकुलेट किया इन सेकेंडरी साइड। आई एस कैलकुलेट कर ली हमने, आई पी हमें मिला 3.94 और आई एस मिला हमें 7.5 एम्पियर का। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 14.16 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो 90% है, और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट पावर है वो 12.5 kW है। जबकि प्राइमरी वोल्टेज 1100 वोल्ट है, और रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और रेशो जो गिवन है हमें वो कितना गिवन है, प्राइमरी टू सेकेंडरी का रेशो गिवन है 5 रेशो। हमें जो रेशो गिवन है 5:1 गिवन है। इसका मतलब ये है 5:1 का कि प्राइमरी साइड के जो टर्न्स हैं वो 5 टाइम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड।
यानी सेकेंडरी के अगर 1 टन होगा तो प्राइमरी के 5 टन होंगे। द आयरन लॉसेज एट फुल लोड, जबकि पावर लॉसेज गिवन है 700 वॉट। द प्राइमरी कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 1.82 ओम्स। ये हमारा क्वेश्चन था, हमें मालूम करना है हाउ मच पावर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। हमें पावर लॉस निकालना है प्राइमरी कॉइल की वजह से। इसके बाद हमें मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। इसका डाटा ये है कि एफिशिएंसी 90% थी, हमें गिवन थी, पावर आउटपुट 12.5 kW था। हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12,500 आंसर मिलेगा वॉट के अंदर। एफिशिएंसी प्राइमरी साइड पर, सॉरी ईएमएफ प्राइमरी साइड पर हमें क्वेश्चन में गिवन थी, प्राइमरी के वोल्टेज 1100 वोल्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमसे टर्न्स के बारे में बात की गई कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स का रेशो है वो किसके इक्वल है, 5:1 के इक्वल है। पावर जो लॉसेस हैं जिसको आयरन लॉसेस कह रहे हैं ये 700 वॉट हैं। हमें मालूम करना है रेजिस्टेंस प्राइमरी, बल्कि हमें गिवन है रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड की 1.82। हमें फाइंड जो करना है क्वेश्चन के अंदर वो ये बताना था कि पावर लॉस कितना हो रहा है प्राइमरी कॉइल की वजह से। तो पी लॉस इन प्राइमरी कैलकुलेट करना है हमें। इसके अलावा हमें मालूम करना है सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस क्या होगी। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। और हम पहले मालूम करने जा रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कि सेकेंडरी की ईएमएफ क्या होगी। और सेकेंडरी की ईएमएफ मालूम करने के लिए ईएस अपॉन ईपी और एनएस डिवाइड बाय एनपी का फॉर्मूला यूज़ किया हमने। ईएस की वैल्यू गिवन नहीं है, जबकि ईपी 1100 है। सेकेंडरी के टर्न्स 1 और प्राइमरी के टर्न्स 5 थे। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें जवाब मिलता है 220 वोल्ट्स, यानी सेकेंडरी के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट्स आ रहा है। इनपुट पावर के लिए एफिशिएंसी बराबर है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, एफिशिएंसी 90% है, पावर आउटपुट 12,500 है, तो यहाँ से हमने पावर इनपुट कैलकुलेट किया जो कि 13,889 वॉट आ गई। अब इसके बाद फॉर करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करने के लिए पी इन इक्वल टू ई पी आई पी। पावर इनपुट का फॉर्मूला है 1389, ईपी की वैल्यू 1100 और आईपी कैलकुलेट करना है। तो हमें आईपी का आंसर मिला 12.6 एम्पियर, यानी प्राइमरी साइड पर इतना करंट मौजूद है। सेकेंडरी साइड पर कितना करंट है, तो सेम इनपुट की जगह आउटपुट आ गया, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी लिख देंगे और हमें करंट मिल जाएगा यहाँ पर 56.8 एम्पियर करंट मिल गया हमें। तो ये हमने सारी वो बातें मालूम की जिसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं था। हमें बेसिकली क्वेश्चन में दो चीज़ें मालूम करनी थी, पावर लॉस इन प्राइमरी साइड और इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम उन चीज़ों को मालूम करने के लिए हमें पहले ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो इसलिए हमने पहले इन चीज़ों को फाइंड। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी असल रिक्वायरमेंट के हवाले से। हमें मालूम करना है पावर लॉस इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के पावर लॉस का फॉर्मूला होता है P = I²R। ये पावर लॉस का फॉर्मूला है। हमने एक प्राइमरी का करंट निकाल लिया है। अभी जो प्राइमरी का करंट हमें मिला वो 12.6 था, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, 1.82 ओम आपको रेजिस्टेंस गिवन है। मल्टीप्लाई किया हमने, जवाब आया 290 वॉट। इसका मतलब प्राइमरी साइड पे कितना लॉस आ रहा है हमारे पास, 290 वॉट ड्यू टू कॉपर लॉस। हम कह सकते हैं कॉपर लॉस 290 वॉट का था। टोटल पावर लॉस की अगर बात की जाए तो टोटल पावर लॉस कैसे निकाला जाता है कि अगर आप इनपुट में से आउटपुट माइनस कर देंगे तो आपको पावर लॉस पता लग जाएगा। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर था उस ट्रांसफार्मर पे आउटपुट पावर 12,500 थी, इनपुट पावर 13,889 थी। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते तो हमें पता लग जाएगा इनपुट आउटपुट में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसका मतलब 1389 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतना इतना लॉस आ रहा है, 1389 वॉट का लॉस मौजूद है उसके पास। तो वो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट करता है उसमें लॉसेस हैं 889 लॉसेस मौजूद हैं। अब हमें बात करनी है पावर लॉस इन सेकेंडरी कॉइल। ये तो हमने पावर लॉस इन प्राइमरी कॉइल फाइंड किया था 290 वॉट। पावर लॉस इन सेकेंडरी क्या होगा, तो जो टोटल पावर लॉसेस थे वो कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में हो रहे, तो हमने इसकी एक इक्वेशन बनाई, टोटल पावर लॉस इक्वल टू पावर लॉस इन प्राइमरी साइड प्लस पावर लॉस इन सेकेंडरी साइड प्लस पावर लॉस ड्यू टू आप कह लीजिए कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस। तो आयरन लॉसेस में हमने जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें ये टोटल पावर लॉसेस की बात करनी है 1389। तो टोटल पावर लॉस कितना था हमारे पास 1389। प्राइमरी साइड पे कितना लॉस हुआ हमने कहा 290। टोटल आयरन लॉसेस कितने गिवन है 700। हमें यहाँ से पावर लॉस मालूम करना है सेकेंडरी साइड का, तो 290 प्लस 700 किया तो 990 हुआ। अब इसके बाद इसको ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड पर, तो 1389 माइनस 990 हमें जवाब मिला 399 वॉट। यानी प्राइमरी साइड पर 290 वॉट का लॉस है और सेकेंडरी साइड पर 399 वॉट का लॉस मौजूद है। हमें अगर RS कैलकुलेट करना हो, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमें RS भी कैलकुलेट करना था, तो RS कैलकुलेट करने के लिए हम सेम जो प्राइमरी के लिए पावर लॉस का फॉर्मूला था वही सेकेंडरी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। पावर लॉस इन सेकेंडरी I²R, दोनों में हमने सेकेंडरी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पर पावर लॉस इन सेकेंडरी कितना था हमारे पास, तो पावर लॉस इन सेकेंडरी साइड 399 वॉट था, जबकि IS करंट इन सेकेंडरी साइड
56.8 और RS कैलकुलेट करना था हमें रेजिस्टेंस कितनी होगी सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए 56.8 मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ और हमें रेजिस्टेंस का जवाब मिल गया 0.1 ओम्स के बराबर। तो ये हमें सेकेंडरी की रेजिस्टेंस के लॉसेस, हमें सेकेंडरी की रेजिस्टेंस का पता लग गया, जिसकी वजह से पावर लॉस कितना हो रहा था, 399 वॉट हो रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।